संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयानों से सियासी भूचाल आ गया है। भागवत ने सबका डीएनए एक बताया तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह आरोपों के साथ कूद पड़े। भागवत ने लिंचिंग को हिंदुत्व विरोधी बताया तो ओवैसी ने तर्कश के तीर तान लिए। गाजियाबाद में एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं, वो आतताई हैं। हिंदू मुस्लिम एकता भ्रामक है क्योंकि वो अलग है ही नहीं बल्कि एक हैं। इस्लाम को किसी से खतरा नहीं। लोकतंत्र में हिंदुओं या मुसलमानों का प्रभुत्व नहीं हो सकता, सिर्फ भारतीयों का प्रभुत्व हो सकता है। मुसलमानों को डर के चक्र में नहीं फंसना चाहिए कि भारत में इस्लाम खतरे में है। किसी भी धर्म के हों लेकिन सब एक हैं। लेकिन इसी बयान पर असदुद्दीन ओवैसी अब कर रहे हैं पलटवार। आरएसएस के भागवत ने कहा लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी, इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क पता नहीं होगा लेकिन कत्ल सब प्रकार के लोग हैं। जैसे ये साथ चलते हैं वैसे हमारे ही भारत माता के पुत्र, हमारी ही संस्कृति के विरासतदार और हमारे ही पूर्वजों के वंशज खून के अपने भाई मुसलमान साथ क्यों नहीं चल सकते भाई? वो कैसे अलग हो गए? लेकिन इन सब पृष्ठभूमियों के कारण एक अलगाव और अविश्वास पैदा हुआ है। उसकी दूरी हमको काटते समय समाज के मन से ये सारा हटाना पड़ेगा। और हटाने का मतलब छिपाना नहीं होता है। जो आपने कहा, खरी खरी बात को जैसा है वैसा समझना। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहां सही है कहां गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। हमको उसमें कोई गम नहीं। सर मैं कहता हूं सार्वजनिक भाषणों में मैंने कहा स्वयं, ये अगर हम करने लगेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। ये विचार मेरा नहीं है, ये विचार संघ की विचारधारा का अंग है, क्योंकि हिंदुस्तान एक राष्ट्र है। यहां हम सब लोग हैं, सबके अलग अलग इतिहास भी होंगे, पृष्ठभूमि भी होंगी, लेकिन पूर्वज सबके समान है। स्वार्थ अलग अलग होंगे लेकिन समाज एक है। स्वार्थों पर एकता होती नहीं, सौदे पर एकता होती नहीं। एकता इस एकत्व के आधार को अपने मन में पक्का बिठाने से होती है। इश्यूज है उस पर मत आपके अलग अलग हो सकते हैं। प्रजातंत्र में व्यवस्था है, उनकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, उनके लिए संघर्ष कर सकते हैं, विजय पा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते, सब कर सकते हैं। लेकिन एकाधे मामले में आपका मेरा मत अलग है और परस्पर विरोधी है, इसलिए हमारा समाज नहीं बदलता, हम एक ही समाज के हैं। इस बात को पक्का समझ के हमको चलना चाहिए। हिंदू की हमारी व्याख्या तिलक लगाने वाला, स्नान करने वाला, ये पूजा करने वाला ऐसी नहीं है। जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, जो भारत के पूर्वजों का विरासतदार है, संस्कृति का विरासतदार है, वो हिंदू है हमारी। बढ़ते आगे, गाजियाबाद में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बैनर तले भागवत ने हिंदू मुसलमान रिश्तों से लेकर मुसलमानों के भय तक पर दो टूक बयान दिया, जिसके बाद जबरदस्त सियासी गर्मी इस बयान को लेकर दिखाई दे रही है। तो हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या है? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। हम लोग अलग नहीं है क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। आपने कहा ना, आप निराकार की श्रद्धा रखते हैं, हम निराकार के साथ आकार की भी श्रद्धा रखते हैं।
बात ऐसी है कि एक व्यक्ति के नाते मुझे मेरी श्रद्धा एक पर ही रखनी पड़ेगी, हिंदुओं में भी। अगर मैं निराकार मानता हूं तो मैं हिंदुओं के आकार भी नहीं मानूंगा। स्वार्थ अलग अलग होंगे लेकिन समाज एक है। स्वार्थों पर एकता होती नहीं, सौदे पर एकता होती नहीं। एकता इस एकत्व के आधार को अपने मन में पक्का बिठाने से होती है। इश्यूज है उस पर मत आपके अलग अलग हो सकते हैं। प्रजातंत्र में व्यवस्था है, उनकी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, उनके लिए संघर्ष कर सकते हैं, विजय पा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते, सब कर सकते हैं। लेकिन एकाधे मामले में आपका मेरा मत अलग है और परस्पर विरोधी है, इसलिए हमारा समाज नहीं बदलता, हम एक ही समाज के हैं। इस बात को पक्का समझ के हमको चलना चाहिए। हम कह सकते हैं ऐसे उपद्रव हुए, हम दोनों एक दूसरे के बारे में ये कह सकते हैं। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि तुम अपने देश में थे, तुम अपने देश के मालिक थे, तुम्हारी संख्या इतनी है, तुम्हारे पास इतने उच्च विचार है, फिर भी अपने घर में तुम्हारी हालत ये हुई, तुम दूसरों को कैसे दोष लगा सकते हो? तुम में कुछ कमी होगी, उसको सुधारो। संघ का विचार ये है। ये जो संघ के बारे में अपने देश के तथाकथित अल्पसंख्यकों को, तथाकथित में इसलिए कह रहा हूं कि वो एक ही समाज के, हमारे ही समाज के, हमारे अपने भाई हैं। ये वास्तविकता है। और कभी भी भाषा, पंथ, प्रांत, संप्रदाय, धर्म के नाम पर हमने किसी को कम या ज्यादा नहीं कहा, लेकिन है आज की माइनॉरिटीज, उनको कहा जाता है। अब ये ऐसा व्यक्ति एकता नहीं कर सकता जो डरता है। डर के मारे एक होना नहीं है, ये पक्की बात है। आप भी मत डरो, सत्ता आएगी और रहेगी तो भी आप मत डरो। डर से नहीं होती एकता, प्रेम से होती है। एकता अपनेपन से होती है, एकता निस्वार्थ भाव से होती है। कुछ लोग हैं जो ये आर्गुमेंट देते हैं कि हमारी सत्ता थी और जो हमारी प्रजा थी वो आज हम फिर से राज्य करें, ये गलत बात है। अब डेमोक्रेसी है, कोई हिंदू वर्चस्व की बात नहीं कर सकता, कोई मुस्लिम वर्चस्व की बात नहीं कर सकता। भारत वर्चस्व की बात सबको करनी चाहिए। हम जब कहते हैं हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र, उसका मतलब यही होता है, क्योंकि हिंदू की हमारी व्याख्या तिलक लगाने वाला, स्नान करने वाला, यह पूजा करने वाला ऐसी नहीं है। जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, जो भारत के पूर्वजों का विरासतदार है, संस्कृति का विरासतदार है, वो हिंदू है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भागवत के बयान का स्वागत किया तो कुछ सियासी दलों को इसमें राजनीति भी दिखाई दे रही है। भारत और भारतीयता की जो बात कही है, ये बहुत मुबारक बात है। आज जिस तरह से देश हमारा पूरी दुनिया के अंदर आज विश्व गुरु के तौर पर देखा जाता है, और जिस तरह से आज हमारा देश जिस तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि उससे हम लोगों के अंदर एकता, मोहब्बत, भाईचारा इससे आएगा। समाजवादी पार्टी हमेशा से कानून को अपने हाथ में लेने के खिलाफ रही है। ये देश संविधान और कानून से चलता है। संविधान और कानून को बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। और यकीनन आज के बाद जिस तरीके से नए भारत का इतिहास लिखा जाने वाला है, जिसमें मोहब्बत होगी, भाईचारा होगा, हमारी संस्कृति होगी, हमारी तहजीब होगी, हमारा जो हम साथ मिलकर जिस तरह के दोनों समाज काम करते हैं, वो सब होने वाला है। इसमें कड़वाहटें कम होती चली जाएंगी और मोहब्बतें बढ़ती चली जाएंगी। ये सिलसिला इस कार्यक्रम के बाद शुरू होने वाला है। खबर अब बिहार से, क्योंकि बिहार में आज जबरदस्त सियासी गहमा गहमी का दिन है। आरजेडी की 25वीं जयंती है, स्थापना दिवस, और इसी को लेकर वहां पर कई कार्यक्रम प्लान्ड है। लेकिन सबसे दिलचस्प तस्वीर जो वहां दिखाई दे रही है, लालू यादव का चेहरा पोस्टर्स में वापस दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान भी आज रामविलास पासवान की जयंती को लेकर आशीर्वाद यात्रा पर निकल रहे हैं। तो वहीं पार्टी पर कब्जे के बाद चाचा पशुपति पारस का गुट भी बैनर पोस्टर के साथ पूरे पटना को बांट रहा है। आरजेडी के 25 साल होने पर लालू यादव वर्चुअली रैली संबोधित करेंगे और लंबे समय के बाद लालू यादव को सुनने के लिए कार्यकर्ता तैयार हैं। लेकिन अगर बीते चुनाव की भी तस्वीर आपको याद हो, जब तेजस्वी यादव की अगुवाई में चुनाव लड़ा गया, तो उस दौरान प्लान्ड स्ट्रैटेजी के तहत लालू यादव, राबड़ी देवी, उनकी तस्वीरें पोस्टर्स में नहीं थी, उभरते हुए तेजस्वी ही दिखाई दे रहे थे। और कहीं ना कहीं ये कयास भी लगातार पॉलिटिकल पंडित की तरफ से कहा जा रहा था कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि
15 साल जो लालू राबड़ी राज रहा उससे उस छवि से बाहर निकलकर तेजस्वी एक इंडिपेंडेंट तरीके से चुनाव में उतरे। लेकिन इस बीच स्थापना दिवस की बधाई के जो आप लंबे चौड़े पोस्टर देख रहे हैं, इसमें आपको तेजस्वी यादव भी दिखाई दे रहे हैं, साथ में राबड़ी देवी की तस्वीर भी है और लालू यादव भी। तो आरजेडी आज रजत जयंती समारोह मना रही है, लेकिन इस अवसर पर लालू यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ये संबोधन अहम इसलिए भी है क्योंकि चुनाव के दौरान पार्टी ने पोस्टर्स से उनकी तस्वीरें हटा ली थी, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर लालू यादव इन तस्वीरों में, इस पोस्टर में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि क्या वर्चुअल रैली में क्या कहते हैं आज, इस पर भी निगाहें रहेंगी। बिहार में रामविलास पासवान की जयंती पर भी आज चाचा भतीजे की जंग पोस्टर्स बैनर्स में दिखाई दे रही है। चिराग हाजीपुर से पटना तक आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, तो चाचा पशुपति पारस के पोस्टर बैनर पटना शहर में लग चुके हैं। पशुपति पारस पार्टी पर कब्जा करके एक कदम पहले ही आगे निकल चुके हैं, यानी आज का दिन एक बार फिर शक्ति प्रदर्शन का दिखाई देगा। असल विरासत किसके हाथ में है, दोनों ही पक्ष इसके लिए मैदान में आज उतर रहे हैं। जाकर सिर्फ उनके समर्थन, सिर्फ उनके आशीर्वाद की जरूरत है। चिराग, एक सवाल इससे हटके है थोड़ा सा कि मोहन भागवत जो आरएसएस संघ के प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है कि जितने भी सभी भारतीयों का डीएनए एक है और सभी भारतीयों को धर्म के आधार पर बांटा नहीं जा सकता। इसका मायने आप कैसे देखते हैं? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी की तो ये सोच रही है। हम लोग हमेशा कहते हैं ना जात ना पात करे सबकी बात। हम लोग जात पात धर्म मजहब में, और आज की तारीख में अगर आप मुझे देखें, मैंने हमेशा हर मन से इस बात को मैंने प्रमुखता से कहा है, मैं आज 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवक हूँ। मैं नहीं मानता हूँ जात पात धर्म मजहब में। और ये जो राजनीतिक जो समीकरण बैठाने का प्रयास, और खासतौर पर मैं जिस प्रदेश से आता हूँ वहां पर जो निरंतरता में राजनीतिक समीकरण बैठाने का एक प्रयास किया जाता है जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर। और अब बात पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की। पाकिस्तान के शहर कराची में हिंदू परिवारों की 3 पीढ़ियों की अस्थियां रखी हैं। भारत में वीजा न मिलने की वजह से इन्हें गंगा में विसर्जित नहीं किया जा सका है। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू भारत और पाकिस्तान की सरकार से लगातार इस मामले पर मदद की गुहार लगा रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता अनिल कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की बदनसीबी देखिए कि मरने के बाद भी हिंदू धर्म के कर्मकांड ठीक से नसीब नहीं हो रहे हैं। और ये जो अस्थियां हैं मजबूरन कराची के अंदर और कोटली के अंदर और सखर में सात बेले के अंदर वहाँ परवान कर रहे हैं, क्योंकि मजबूरी में। असल उनकी जो ख्वाहिश है वो गंगा नदी में ही उनकी पूरी ख्वाहिश है। अभी हमें वीज़ा नहीं मिल रहे हैं। जिसने वीज़ा लगाई है वो उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो दोबारा लगाते हैं, भाई वो कैंसिल हो गई वीज़ा। कराची के शमशान घाट के इस लॉकर रूम में सालों से अस्थियां रखी हैं। परिवार इन्हें पवित्र गंगा में विसर्जित करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें हिंदुस्तान आने के लिए वीजा नहीं मिल पा रहा है। पहले भी हमने गवर्नमेंट्स, पाकिस्तान गवर्नमेंट्स और इंडियन गवर्नमेंट्स को अपील की थी, जो कि नहीं सुनी गई थी। हम फिर दोबारा ही अपील करते हैं दोनों गवर्नमेंट से, पाकिस्तान और इंडियन गवर्नमेंट से, कि हमारी जल्द से जल्द अपील सुनी जाए और हमें वीजा दिया जाए कि हमारी माता जी की मनोकामना थी कि हमारी आरती को गंगा जल में करती जाए और उन्हें शांति मिले। हमारी ये सरकार से ये गुजारिश है, हम लोगों को वीजा दिया जाए, वीजे में नरमी रखी जाए और हर दीवार का वीजा दिया जाए, ताकि जो है अपनी माता जी की अस्थियों को विसर्जन कर सकें। 200 से 250 मृत शरीरों की अस्थियां बंद कोठरी में गंगा में प्रवाहित होकर मोक्ष का इंतजार कर रही हैं। इनमें से कुछ अस्थि कलश 2010, 2011 और कुछ 2012 के हैं। यानी आज 10 साल बाद भी कराची के शमशान घाट के लॉकर रूम में अस्थियां जस की तस पड़ी हैं। कई हिंदू परिवारों की तो 3 पीढ़ियों की अस्थियां रखी हैं। सब ने मृत्यु से पहले अस्थियों को गंगा में विसर्जित करने का परिवार वालों से वादा लिया था। परिवार अब बेचैन है, किसी भी तरह अपनों की अंतिम इच्छा पूरी हो जाए और आत्मा को शांति मिल सके। अब हमारे माता जी की जो आखिरी इच्छा थी वो ये थी कि मेरी अस्थियों को हरिद्वार ले जाकर विसर्जन कीजिएगा। और एक तरीके से उनका ये आदेश भी था हमें बच्चों को कि बेटा ये आप लोगों ने मेरी अस्थियां जो करनी है वो हरिद्वार करनी है ले जाके। अब
वीजा फॉर्म में जो ऑप्शन है स्पॉन्सर का, अब वो हम हरिद्वार में कहां से लेकर आए? महाराज साहब के साथ मिलके ये सारी अस्थियां जो रखी हुई हैं 2010 की है, 11 की है, 12 की है, 15 की है, 16 की है, 19 की, 18 की। लिहाजा हिंदू गवर्नमेंट से और पाकिस्तान गवर्नमेंट से अपील की जाती है कि इनकी अस्थियों के लिए वीजा अप्लाई करें, इनकी आत्मा को शांति मिले। दो तरफा तनाव पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की बेचैनी बढ़ाने वाला है और इन मुश्किलों का शिकार वो भी हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कराची में लाखों हिंदू परिवार रहते हैं, इनकी नुमाइंदगी करते हैं। रमेश वंकवानी जो इमरान खान की पार्टी से सांसद हैं और पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के मुखिया भी, लेकिन रुतबा और सियासी ताकत भी वीजा नहीं दिला सकी। भाई की अस्थि अब भी गंगा में विसर्जित होने का इंतजार कर रही है। ब्रदर का जो है वो डेथ हो चुका है और उसकी एशेस मेरे पास है जो मुझे खुद लेके आनी है। मैं चाह रहा हूँ कि वो भी लेके जाऊँ और कराची के क्रिमेशन ग्राउंड की भी लेके जाऊँ। एक तो उस हवाले से फैसिलिटी भी होनी चाहिए और कि हरिद्वार आदमी जाए, लोगों को वीज़ा की भी फैसिलिटी होनी चाहिए जो इस वक्त बहुत कम है। जो मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि रास्ते खुले होने चाहिए। मेरी साल में 2 मरतबा मैं हरिद्वार जाता हूँ, मेरी ये पूरी फैमिली के साथ नेम है, मगर अभी 2 साल हुए मैं खुद वहाँ पे हरिद्वार में नहीं गया हूँ। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल के तनाव के कारण भारत ने अपनी वीजा नीति सख्त की है। भारतीय उच्चायोग अर्जी को 1 से अधिक बार खारिज या कई आपत्तियों के साथ लौटा देता है। कराची के प्रसिद्ध पंचमुखी हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी रामनाथ मिश्र महाराज ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में सरकार से अपील की है कि उनकी मांग को सहानुभूति पूर्वक विचार करें ताकि 200 से ज्यादा अस्थियों का विधि विधान से गंगा में विसर्जन किया जा सके। मैं सरकार से भी जो हमारी पाकिस्तान की है और इंडियन गवर्नमेंट भी है, उनसे भी यही कहूँगा कि आप वीज़ा में नरमी लाएं और हरिद्वार में जो वीज़ा है वहाँ पे किसी का स्पॉन्सर नहीं होता, तो लिहाजा स्पॉन्सर के बजाय वहाँ पर हमें प्रीमियम करके आप वहाँ पे वीजा दें। पार्टीशन से पहले ये अस्थियां कलश का विसर्जन का पुजारी रामनाथ मिश्र इससे पहले भी 2 बार साल 2011 और 2016 में पाकिस्तान में रहने वाले सैकड़ों हिंदुओं की अस्थियों को हरिद्वार के गंगा नदी में विसर्जित कर चुके हैं, लेकिन अब पिछले 5 साल से बची और रखी हुई अस्थियों के विसर्जन कार्य के लिए हिंदुस्तान आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वीजा नहीं मिल पा रहा है। इन 200 अस्थियों को जो कि 2016 से जो हम शुरुआत की हुई है कि हम वीज़ा पे वीज़ा लगा रहे हैं, अप्रूवल करने के लिए देते हैं और आप सिक्योरिटी वेन से कह देते हैं कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की शांति के लिए मृत व्यक्ति की अस्थि को गंगा में विसर्जित करना चाहिए, लेकिन कराची के इकलौते शमशान घाट में सालों से रखी हुई इन अस्थियों को दुश्मनी की दीवार गंगा में प्रवाहित होने से रोके हुए है। हिंदू परिवार असहाय हैं। पूर्वजों की अंतिम इच्छा न पूरी करने का दर्द अलग है। कभी कभी इन्हें प्रियजनों की अंतिम इच्छा पूरी करना असंभव सा लगता है। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की आहट सियासी हलकों में भी दिखाई देने लगी है। दिग्गजों की बयानबाजी तेज हो चुकी है। वोट के लिए जुबानी जंग भी छिड़ गई है। असदुद्दीन ओवैसी का सीएम योगी को चैलेंज उसी रणनीति का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने भी चुनौती को स्वीकार कर संकेत दे दिए हैं कि उन्हें सत्ता से हटाने के सारे दांव पस्त हो जाएंगे। क्या है ओवैसी का चैलेंज और उस पर योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। उन्हें एक समुदाय विशेष का विशेष समर्थन प्राप्त है, लेकिन वह यूपी के अंदर बीजेपी को चैलेंज नहीं कर सकते। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। उनके इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा नहीं आने देंगे तो बीजेपी इस बात को कहेगी कि बीजेपी 2022 में आकर के रहेगी। सियासत में हर बयान की अपनी अहमियत है, अपने मायने हैं।
क्योंकि बयान से बोला जाता है विरोधियों पर हमला, ध्वस्त किए जाते हैं जीत के मंसूबे और जनता के दिलो दिमाग पर छाकर तय होता है विजय का रास्ता। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले दिग्गज अपने राजनीतिक सुर को बुलंद कर चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। और ऐसे माहौल के बीच जब ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को सीधी चुनौती दे डाली तो इस बयान की गूंज बहुत दूर तक सुनाई दी। दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर हमारे हौसले बुलंद रहेंगे, मेहनत करेंगे तो सब कुछ होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर हमारी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। विरोधियों के हमले तो बहुत हुए, तमाम सवालों पर सरकार की घेराबंदी भी हुई, लेकिन चुनावी दंगल में योगी आदित्यनाथ को ऐसी चुनौती अब तक किसी ने भी नहीं दी थी। योगी आदित्यनाथ चाहते तो ओवैसी को जवाब पहले भी दे सकते थे, लेकिन वो चुप रहे और इंतजार जिला पंचायत चुनाव के उन नतीजों का किया जिसने दिखा दिया कि हवाई बयानबाजी के बजाय उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत है क्या। देखिए, ओवैसी जी बड़े नेता हैं, देश के अंदर प्रचार करते हैं, उन्हें एक समुदाय विशेष का विशेष समर्थन प्राप्त है, लेकिन वह यूपी के अंदर बीजेपी को चैलेंज नहीं कर सकते। बीजेपी अपने मुद्दों पर, अपने मूल्यों और आदर्शों पर, अपने संकल्पों के साथ इस चुनावी मैदान में आएगी और उनके इस चैलेंज को हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा नहीं आने देंगे तो बीजेपी इस बात को कहेगी कि बीजेपी 2022 में आकर के रहेगी। हर हाल में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार यूपी में बनेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 75 जिला पंचायतों में से 67 पर बीजेपी की जीत हुई है। 53 सीटों पर हुई वोटिंग में 46 पर बीजेपी जीती है। बीजेपी की सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली हैं। इन नतीजों से एक बात तो साफ है कि योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का किला कितना मजबूत है और इसमें सेंधमारी सिर्फ बड़े बड़े बयानों से ही संभव नहीं है। आज पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्षों के परिणाम सामने आए हैं। ये परिणाम भी इस बात को साबित करते हैं कि हमारा जो ट्रेंड है ये ऐसे ही 2022 तक रहेगा और फिर 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी 2014 की पुनरावृत्ति 2024 में भी करेगी। यही ट्रेंड, क्योंकि जनता का एक विश्वास, जो कहा सो करके दिखाया, ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। ये पहला मौका नहीं है जब योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी को अपना दमखम दिखाया है। ओवैसी के गढ़ हैदराबाद के निगम चुनाव में योगी स्टार प्रचारक बनकर उतरे तो बीजेपी का सितारा बुलंद हो गया। पूरे प्रचार में ओवैसी ही योगी के निशाने पर रहे और हैदराबाद का नाम भाग्यनगर करने वाले योगी के बयान ने यहाँ बीजेपी का भाग्य चमका दिया। 4 मीनार के शहर में कमल खिला दिया। अगर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मित्रों, मैं आपसे कह सकता हूं, ओबीसी को यहां से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद से निजाम को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हैदराबाद की सियासी जमीन पर योगी बीजेपी के लिए गेम चेंजर बने तो शायद ये बात ओवैसी को रास नहीं आई। योगी को लेकर ओवैसी के तीखे बयानों से ये बात साफ झलकती है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि अगर तेलंगाना में बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी तो ओवैसी को भगा देंगे जिस तरह निजाम को भगाए थे। ये हिंदुस्तान मेरे बाप का मुल्क है, कोई नहीं निकाल सकता मुझे। हिंदुस्तान मेरे अब्बा का मुल्क है, हिंदुस्तान मेरे डैडी का मुल्क है, हिंदुस्तान मेरे पप्पा का मुल्क है, हिंदुस्तान मेरे पिताजी का मुल्क है। जब पिताजी का मुल्क है तो बेटा कहाँ निकलेगा। ओवैसी अपनी खास शैली की राजनीति के लिए पहचाने जाते हैं। हैदराबाद से शुरू हुआ उनका सियासी लश्कर महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल होते हुए उत्तर प्रदेश में ये अलगार के लिए बेकरार है और यही वजह है कि खुद को इस चुनाव का बड़ा किरदार जताने के लिए ओवैसी सीधे योगी पर हमला बोल रहे हैं। उधर बीजेपी इसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने से ज्यादा अहमियत नहीं दे रही है। ओवैसी देश के सामाजिक समरसता को
खत्म करना चाहते हैं, लोगों में जाकर के भ्रम फैलाते हैं और उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बनेगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने में जिनको जीना है वो जिए। ओवैसी की नजर उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर है, जिसके सहारे वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। लेकिन योगी ने पंचायत चुनाव के नतीजों से ये जता दिया है कि चुनाव में ऐसे दावों का दम फूलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। लखनऊ से अनिल भारद्वाज और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। असदुद्दीन ओवैसी भी जानते हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी क्या कर सकती है और कितना कर सकती है, मगर ओवैसी का सीधा सा मकसद है यूपी की राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना, जैसे उन्होंने बिहार और बंगाल के चुनाव में कर दिखाया था। तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण और भगवाकरण, इन 3 शब्दों के इर्द गिर्द बुना जा रहा है यूपी की चुनावी सियासत का सारा ताना बाना, जिसके एक छोर पर हैं सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ और एसपी बीएसपी कांग्रेस जैसी पार्टियों को दूसरे छोर पर बताकर बीजेपी हमला बोल रही है। लेकिन अब सत्ता के इन्हीं 2 छोर के बीच केंद्र बनाने की कोशिश में हैं असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने योगी आदित्यनाथ को सीधी चुनौती देकर यूपी की सियासत में खलबली मचा दी है। विरोधी इस बयान को ओवैसी के ध्रुवीकरण वाले प्लान का हिस्सा बता रहे हैं, तो बीजेपी इसे विपक्ष की तुष्टीकरण वाली नीति का नया चेहरा। उसके बाद ओवैसी साहब कह रहे हैं कि आदित्यनाथ को हम मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबका मकसद है। आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनाने देंगे का मतलब कि आप चुनाव को पोलराइज करने की बात कर रहे हैं। आदित्यनाथ मुद्दा है या उत्तर प्रदेश में जो आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा गुंडागर्दी की गई है वो मुद्दा है? आदित्यनाथ मुद्दा है या आदित्यनाथ की सरकार में जो बेरोजगारी बढ़ी है वो मुद्दा है? आदित्यनाथ मुद्दा है या आदित्यनाथ की सरकार में जो बिजली के दाम आसमान पे पहुंचे हैं वो मुद्दा है? अब तुष्टीकरण की राजनीति में ओबीसी, कांग्रेस और सपा रिकॉर्ड तोड़ रही है। ये सब मिलकर के भी लड़े तब भी भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई टिक नहीं सकते। लेकिन इन हमलों से ये बात तो साफ है कि यूपी के चुनाव में ओवैसी की एंट्री ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा बेचैनी उन दलों में है जिनके मुस्लिम वोटरों पर पकड़ मजबूत है और नए दावेदार के तौर पर ओवैसी उनके सामने चुनौती बन सकते हैं। ओवैसी यूपी की 100 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर चुके हैं और खुद को मजबूत बनाने के लिए वो बीजेपी के पुराने सहयोगी ओम प्रकाश राजभर और कई छोटी पार्टियों के साथ घेराबंदी कर रहे हैं। यूपी में चुनाव को लेकर ओवैसी ने ऐसा दांव चला है कि खुद ओम प्रकाश राजभर भी उनके दावे को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। भागीदारी संकल्प मोर्चा का स्पष्ट है कि चुनाव के बाद सरकार बनती है हम लोगों की, तो जब 22 में सरकार बनेगी तो चुनाव में 5 साल में 5 मुख्यमंत्री, एक मुसलमान 1 साल, 1 साल राजभर, 1 साल चौहान, 1 साल कुशवाहा, 1 साल पटेल, हम 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और 1 साल में 4 डिप्टी सीएम, 5 साल में 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम देंगे। अब इसमें उनकी भी बात शामिल हो गई। हालांकि ओवैसी की चुनौती का एक पहलू और भी है। उन पर हमेशा ये आरोप लगते रहे हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। इसकी वजह है उनके उकसाने वाले बयान। कांग्रेस समेत बाकी विरोधी दलों का आरोप है कि वो ऐसे बयानों से वोटों की धार्मिक गोलबंदी करते हैं, जिससे आखिरकार बीजेपी को ही फायदा होता है। ओवैसी साहब का ये जो स्टेटमेंट है, ये योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने का है, इसलिए कि 4.5 साल सरकार को गुजरने के बाद यूपी की आम जनता जो सरकार और सरकार के कामों से मायूस है, खास तौर से कोरोना में देख लीजिए यूपी की आवाम का क्या हाल हुआ है।
और एक मैसेज जा रहा है यूपी के अंदर के इस मर्तबा योगी जी की सरकार नहीं आएगी और मुकाबला नतीजा क्या निकलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मुकाबला यूपी में योगी जी यानी भाजपा और समाजवादी का नजर आता है। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान ओवैसी पर कुछ ऐसा ही हमला ममता बनर्जी ने भी बोला था। मुस्लिम वोटों में सेंधमारी का डर हुआ तो ममता ने ओवैसी पर बीजेपी से पैसे लेने का आरोप लगा दिया था। মাইনরিটিসের ভোট ভাগ করবার জন্য আবার হায়দ্রাবাদের একটা পার্টিকে ধরে এনেছে, সেই পার্টিটা আবার এখানে কয়েক টাকা জোগাড় করে বিজেপি টাকা দেয় আর বিজেপির টাকায় ওরা এটা করে যায়। দেখেছেন আপনারা বিহারের ইলেকশনে প্রমাণিত হয়ে গেছে, অন্যান্য ইলেকশনে প্রমাণিত হয়েছে। जिसके बाद ओवैसी ने अपने ही अंदाज में ममता बनर्जी के इस हमले का जवाब दिया था। मुख्यमंत्री मगरबी बंगाल को कहना चाहूंगा कि दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो असदुद्दीन ओवैसी को दौलत की बुनियाद पर खरीद सके। ममता बनर्जी गुरूर और अहंकार का शिकार होकर इस तरह की वाहियात किस्म की बातें कर रही हैं। उनको अब तक अपनी जिंदगी में मीर जाफर और मीर सादिक से वास्ता पड़ा है, उनको अभी तक कोई सच्चे मुसलमान से वास्ता नहीं पड़ा है। अब ओवैसी अपने ऐसे ही अंदाज के साथ यूपी के सियासी समर में उतर चुके हैं और सीधे योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले रहे हैं। लेकिन योगी बार बार कह रहे हैं कि हमले कितने भी हो 2022 में यूपी में फिर कमल खिलकर रहेगा। आज पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्षों के परिणाम सामने आए हैं। ये परिणाम भी इस बात को साबित करते हैं कि हमारा जो ट्रेंड है ये ऐसे ही 2022 तक रहेगा और फिर 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी 2014 की पुनरावृत्ति 2024 में भी करेगी। जीत हार के इन दावों के बीच यूपी की चुनावी बयार ज्यों त्यों आगे बढ़ेगी। बयानबाजी और हमलों का दौर भी तेज होगा। ओवैसी के पहले बयान से ही इस बात के साफ संकेत मिल चुके हैं। अनिल भारद्वाज और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो।